हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 12वीं हिंदी अंतरा भाग 2 का पाठ है घनानंद। और उसमें 2 कविता आपके लिए दिए गए हैं। पहले 2 सवैये भी थे, लेकिन अब नई एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार उसमें से सवैये हटा दिए गए हैं और केवल कविता रह गए हैं। इसमें हम कवि परिचय, शब्दार्थ और सप्रसंग व्याख्या, इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। सबसे पहले आता है कवि परिचय। कवि हैं घनानंद। ये रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल का मतलब है कि हिंदी के 4 काल थे हिंदी साहित्य के इतिहास के। उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये रीतिकाल के कवि हैं, कि तीसरे नंबर के काल के कवि हैं। उस समय राजा महाराजाओं के दरबारों में कवि हुआ करते थे और वो अपनी कविताएं सुना करके राजाओं को खुश रखते थे और उसी से उनको जीविका के लिए कुछ न कुछ मिल जाता था। तो उसी से उनका जीविकोपार्जन होता था। तो कवि घनानंद का जन्म सन 1673 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 1760 ईस्वी में हुई। ये जाति के कायस्थ थे, रीतिकाल के कवि थे और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। ये वहाँ पर दरबारी कवि थे। दरबार की एक वेश्या थी सुजान, और सुजान से प्रेम करते थे। उसी प्रेमिका के नाम को संबोधित करते हुए कविताएं लिखी हैं। सुजान श्री कृष्ण को भी कहते हैं, इसलिए इन्होंने एक नाम से दोनों को ही संकेत करके कविताएं लिखी हैं। कहने का मतलब यह है कि सुजान इनकी प्रेमिका थी। उस प्रेमिका से धोखा मिला। राजा ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको अपने दरबार से निकाल दिया। तो ये ब्रज भूमि में जा बसे और वहाँ श्री कृष्ण की साधना करने लगे। उन्हीं के पदों का गान करते थे, भक्ति गीत गाते थे। तो सुजान नाम से इन्होंने दोनों को गीत लिखे हैं। सुजान प्रेमिका के लिए भी और श्री कृष्ण के लिए भी। राजा ने एक बार इनको दिल्ली से बाहर निकलवा दिया। तब ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। निम्बार्क संप्रदाय क्या है? यानी उस समय में क्या था कि वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, इस तरह के संप्रदाय हुआ करते थे। तो उनमें से एक निम्बार्क संप्रदाय था जिसमें इन्होंने दीक्षा ली। इनके काव्य में प्रेम की पीड़ा देखने को मिलती है। प्रेम के वियोग पक्ष में इनका मन अधिक रमा है। क्यों रमा है? क्योंकि इनको प्रेमिका से वियोग मिला, धोखा मिला। इसलिए इनके काव्य में प्रेम की पीड़ा प्रस्फुटित होती है, प्रेम की पीड़ा झलकती है। इनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। वो महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिसके आधार पर मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको अपने दरबार से निकाल दिया था? तो राजा ने घनानंद से कहा, आप बहुत अच्छा गाते हो, कोई कविता सुनाइए। तो घनानंद ने पहले तो अपनी असमर्थता जताई। राजा के बार बार कहने पर भी राजा राजी नहीं हुए। वहीं दरबार में सुजान बैठी हुई थी। तो सुजान ने घनानंद से गीत गाने के लिए कहा और घनानंद ने बादशाह की तरफ पीठ कर ली और सुजान की तरफ मुख करके बहुत मधुर गीत गाया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब राजा ने कहा तब तो घनानंद सहमत नहीं हुए, लेकिन जब उनकी प्रेमिका सुजान ने निवेदन किया कि घनानंद एक गीत सुनाइए, तो उन्होंने बड़ी खुशी से, प्रसन्नता से गीत सुनाना शुरू कर दिया। और इसमें भी क्या हुआ कि उन्होंने बादशाह की तरफ पीठ कर ली। तो गीत तो उन्होंने बहुत बढ़िया सुनाया, सब खुश हुए, लेकिन बादशाह इस बात पर खिन्न हो गए कि इसने मेरा अपमान किया है। तो इनको क्या किया, फिर घनानंद को देश निकाला दे दिया, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इनकी यूँ तो बहुत सारी रचनाएं हैं, मुक्तक लिखे हैं। इनमें जो प्रमुख रचना है वो इस प्रकार है: सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेली, इश्कलता, ब्रज विलास और इसी तरह की और भी अन्य रचनाएं हैं। अब आपके पाठ्यक्रम में 2 कवित्व दिए गए हैं और इन कवित्वों की सप्रसंग व्याख्या हम यहाँ देखेंगे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन चारों का वर्णन करेंगे।
तो पहला कवित्त है, बहुत दिनान को अवधि आसपास परे, खरे अरबरनी भरे हैं उठ जान को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखत ही दे दे सन्मान को। ये कवित्त है। कवित्त का मतलब ये कवित्त एक छंद है, यानी प्रत्येक पंक्ति को जब आप देखेंगे तो इन पंक्तियों में यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनमें बराबर बराबर वर्णों की मात्रा मिलेगी। मात्रक छंद है, मात्रा बराबर मिलेंगी। तो बहुत दिनान को, बहुत दिनों की अवधि आसपास परे, अवधि गुजर गई है, यानी बहुत दिनों का समय हो चला है। खरे अरबरनी भरे हैं उठ जान को, उठ जाने को का मतलब है निकल जाने को, भरे हैं तैयार बैठे हैं। अरबर, खरे अरबरनी माने विचलित होकर, यानी भयानक रूप से विचलित होकर के मेरे प्राण अब निकल जाने को आतुर हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत दिनों का समय गुजर गया है और सुजान ने ना तो कोई संदेश भेजा है और ना ही उनसे मिलने के लिए वे आई हैं। इसलिए अब उनको जीना अच्छा नहीं लग रहा और उनके प्राण अब निकल जाने को तैयार हैं। कही कही, कह कह कर, आवन आने की, छबीले मन भावन को, छबीले माने छबीली सुंदर, मन भावन मन को अच्छी लगने वाली, सुंदर और मन को अच्छी लगने वाली मेरी सुजान कह कह कर रह जाती है लेकिन आती नहीं है। गही गही ग्रहण कर करके राखती रख लेती है, दे दे सम्मान को सम्मान देकर, सम्मान माने सम्मान, वह सम्मान दे करके ग्रहण करके रख लेती है। अब क्या ग्रहण करके रख लेती है? मेरे संदेशों को। जब मैं कोई संदेश उनको भेजता हूँ, कोई चिट्ठी इनको भेजता हूँ, तो उसे वो सम्मान के साथ रख लेती हैं। अब ना तो वो मिलने आती हैं और ना ही वो संदेश का कोई जवाब देती हैं। तो कवि घनानंद इससे बड़े परेशान हैं, खिन्न हैं वो। तो क्या कहते हैं आगे कि झूठी बतियाने की पत्यान ते उदास हो के, अब ना घिरत घन आनंद निदान को। कि झूठी बतियाने की, कि झूठी बातों की, पत्यानि माने विश्वास, कि इन झूठी बातों के विश्वास से उदास होकर के अब न घिरत घन आनंद निदान को, कि अब निदान के लिए आनंद के बादल नहीं घिरते हैं। घन माने बादल, आनंद माने आनंद, निदान माने निदान या उपचार। वो कहते हैं कि अब इस घनानंद की पीड़ा का निदान करने के लिए आनंद के बादल उमड़ घुमड़ करके नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुजान है वो ना तो आती है ना ही संदेशों का कोई जवाब देती है। अधर लगे हैं आनि कर के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को। अधर लगे हैं, अधर माने होठ, और अधर माने ये होता है कि वो अधर हैं, बीच में हैं, तो यहाँ इसका अर्थ है होठ। आनि कर के पयान प्राण, पयान माने प्रस्थान, प्राण माने प्राण, कि मेरे जो प्राण हैं वो निकल करके होठों पर आ गए हैं, बस अब प्रस्थान करने वाले हैं। चाहत चलन, ये चलते हुए चाहते हैं कि संदेशों ले सुजान को, सुजान का संदेश लेना, कि बस ये इसलिए अटके हुए हैं कि ये संदेश, कि सुजान का कोई संदेश सुनना चाहते हैं, कि उनकी कोई खबर आ जाए कि वो मुझसे मिलने आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। बस इसी उम्मीद में मेरे प्राण अटके हुए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि कवि घनानंद किस तरह से प्रेम के वियोग में तड़प रहे हैं। उन्हें अपनी प्रेमिका की याद सता रही है, लेकिन सुजान उनसे मिलने नहीं आ रही है और ना ही उनकी बातों का कोई जवाब दे रही है। तो यहाँ वो खिन्न है, उदास है। अब हम इसको संदर्भ, प्रसंग, सप्रसंग व्याख्या और विशेष, ये हमने चारों लिख दिए हैं। हम इसको एक बार और पढ़ देते हैं, इससे आपको और याद हो जाएगा, और इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें। संदर्भ कैसे बनेगा? संदर्भ का मतलब होता है कि आप ये जो काव्यांश है या गद्यांश है, कौन सी रचना से लिया गया है, कौन सी किताब है, कौन से लेखक हैं, उनके बारे में जिक्र करना होता है।
तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 से अवतरित है। इस कवित्त के रचयिता कवि घनानंद हैं। प्रसंग क्या बनेगा? प्रस्तुत कविता में यहाँ एक मात्रा आएगी। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शनों की कामना व्यक्त की है। उन्हें लगता है कि उसके प्राण इसी आस में अब तक अटके हुए हैं कि उसे अपनी प्रेमिका के दर्शन हो जाएंगे। कवि अपने प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि, अब यहाँ से आगे व्याख्या शुरू होगी। ये आपका प्रसंग रहा। ये प्रसंग आपको इसी तरह से आपको जब आपके पेपर में आएगी व्याख्या तो आप उसमें आपको लिखना है। अब आते हैं व्याख्या पर। व्याख्या हमने इसकी कर दी है, हम इसको एक बार और रीड कर देते हैं, पढ़ देते हैं। कवि अपनी मरणासन अवस्था की दुहाई देते हुए अपनी प्रिया सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब बहुत दिनों की समय सीमा समाप्त होने वाली है और मेरे प्राण विचलित होकर निकल जाने को आतुर हैं। अर्थात मेरे प्राण बस निकलने को तैयार हैं। मेरी दयनीय दशा का संदेश मेरी सुंदर और मन भावन प्रेमिका तक पहुंचा दिया जाता है और वह भी उन संदेशों को सम्मानपूर्वक रख लेती है, परंतु दर्शन देने नहीं आती। उसकी झूठी बातों पर विश्वास करके कवि घनानंद उदास होकर कहते हैं कि अब प्रेम के वियोग के निदान के बादल घिरते हुए दिखाई नहीं देते हैं। कवि कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके प्राण अब निकलने ही वाले हैं। वह चाहते हैं कि उनके प्राण प्रस्थान से पहले सुजान का संदेश सुनना चाहते हैं। अर्थात प्राण प्रस्थान करने से पहले कवि की इच्छा है कि सुजान उनसे मिलने आ जाए या दर्शन दे दे। कवि यहाँ अपने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं और सुजान से मिलने की कामना प्रकट कर रहे हैं। अब आते हैं विशेष पर। विशेष को हम काव्य सौंदर्य भी बोलते हैं, लेकिन जब हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष इन दोनों को अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन विशेष में हम दोनों को मिला करके लिख देते हैं। तो पहले हम इसमें भाव संबंधित 2-3 पंक्तियां बताएंगे, उसके बाद इसके कला पक्ष की जो शिल्प सौंदर्य है, भाषा है, उसके बारे में बताते हैं। तो कवि घनानंद के प्रेम वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। कवि अपनी प्रेम का सुजान से मिलने की तीव्र आतुरता को प्रकट करते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, कवि प्रेम का सुजान के वियोग में मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए हैं। केवल सुजान से मिलने की प्रतीक्षा में ही प्राण अटके हुए हैं। ये इनके भाव पक्ष के पॉइंट हैं। अब आते हैं कला पक्ष, शिल्प पक्ष के पॉइंट बिंदुओं पर। इसमें ब्रज भाषा है, कवित्व छंद है, पद में संगीतात्मकता है, यानी पद को आप गा सकते हैं, वियोग श्रृंगार रस है, अवधि आसपास, यहाँ देखो आ और आ वर्ण की आवृत्ति हुई है, घिरत घन आनंद निदान को यहाँ घ वर्ण की आवृत्ति है और न वर्ण की आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब बार बार आना। चाहत चलन में चा वर्ण की आवृत्ति है, संदेशोले सुजान इसमें सा वर्ण की आवृत्ति है। तो इनमें अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। आपको ये छंद अलंकार जरूर बताने हैं व्याख्या करते समय। कहीं कहीं, गही गही राखत, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द है वो 2 बार आया है, लेकिन अर्थ उसका कोई अलग नहीं है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब होता है पुनः उक्ति, यानी पुनः कहना, दोबारा से कहना। तो इस तरह से इसका ये विशेष है। अब आते हैं पद संख्या 2 पर। देखिए पद संख्या 2 का अब आप एक बार उच्चारण सुन लेते हैं कि आनाकानी आरसी निहार वो करोगे कोलो, कहा मो चकित दशा त्यो न दीठी डोली है, मौन हूँ सो देखियो कितेक पन पाली हो जू, कूक भरी मूकता बोलाए आप बोली है। जब आप इसकी कविता का अभ्यास करेंगे तो बड़ा आनंद आता है। आप ब्रज भाषा की कविताओं को आप YouTube पर सुन भी सकते हैं, बड़ा आनंद आता है इनको सुनने में। एक समय था जब ब्रज भाषा कवियों के हृदय पर राज किया करती थी, सारी कविताएं ब्रज भाषा में लिखी जाती थी, लेकिन अब खड़ी बोली ने उसका स्थान ले लिया है, तो ब्रज भाषा की जो नई रचना है वो इतनी ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है। तो क्या कहते हैं कवि कि आनाकानी करती है, टाल मटोल करती है। आरसी माने दर्पण, निहारवो देखना, करोगे करोगे, कौनो माने कब तक।
कि दर्पण में निहारने का, दर्पण में देखने का बहाना करके आनाकानी कब तक करोगी। सुजान से कह रहे हैं कवि घनानंद कि तुम जो अपनी अंगूठी के नगीने में, ये आरसी कहाँ की, कौन से आरसी की बात हो रही है, इनकी सुजान ने एक अंगूठी पहनी हुई है और उस अंगूठी के में क्या लगा हुआ, नगीना लगा हुआ शीशे का, तो उस नगीने में देखने का बहाना करती रहती है और मेरी तरफ नहीं देखती है। कहा मो चकित दशा त्यों न दीठी डोली है। दीठी माने दृष्टि, डोली है माने विचलित होना। चकित माने आश्चर्यचकित कर देने वाली या हैरान कर देने वाली। मोह माने मेरी, कि मेरी इस हैरान कर देने वाली दशा को देखकर भी तेरी दृष्टि डोलती नहीं है, विचलित नहीं होती है, और तुम अपनी उस अंगूठी की नगीने में ही देखने का बहाना करती रहती हो। ऐसी कैसी निष्ठुरता है, कैसी निर्मम हो गई हो तुम। मौन हूं सो देखी हो, कि मैं भी मौन होकर के देखूंगा। अब कभी भी यहाँ जिद कर लेते हैं, उससे बहस लगा लेते हैं कि तुम बिल्कुल मौन हो तो मैं भी मौन हो जाऊंगा, देखता हूं कि तुम मुझसे कब तक बात नहीं करती हो और मेरी तरफ ध्यान नहीं देती हो। कि मौन हूं सो देखी हो, कि मैं मौन होकर के देखूंगा। कितेक पन पाली हो जू, पन माने प्रण, कि तुम कितने प्रण का पालन करोगी। कूक भरी मूकता, कि मेरी जो कूक भरी मूकता है, मेरा जो वेदना में जो मौन है, मूकता माने मौन है, बुलाए आप बोली है, बुलवा लेगो आपको अपने आप। कि मेरी जो कूक भरी मूकता है, मेरा जो मौन है, वो आपको अपने आप बुलवा लेगा, आपको बोलने के लिए मजबूर कर देगा। वो यहाँ वो अपने प्रेम की गहराई को व्यक्त करना चाहते हैं कि मेरे अंतर मन में आपके प्रति कितना प्रेम है, कि मेरी इस मौन पुकार को सुनकर के भी तुम बोलने लगोगी। अब आगे क्या कहते हैं कि जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पैज परी जानी, ये गोटे टरे कौन धम लोली है। रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बेकी, कबहू तो मेरी ये पुकार कान खोली है। तो जान घन आनंद, जान सुजान, सुजान को वो जान कहते हैं। घनानंद ये मोहि तुम्हें पैज परी, कि हे सुजान तुम्हें और मुझे मुझ घनानंद को पैज हो गई है, बहस हो गई है, ये जिद हो गई है कि जान ये को टेक टरें, अपने प्रणों का पालन करेगा। कौन धम बलोली है, कब तक, कि कब तक कौन किसके प्रणों का पालन करता है, कौन अपनी जिद पर टिका रहता है, तुम या मैं। रुई दिए रहोगे, कानों में रुई लगा ली है, कहाँ लो बहराए बे की, बहरा होने का बहाना करती हो, यानी कानों में रुई लगाकर बहरा होने का बहाना करती हो, जिससे कि मेरी आवाज़ तुम तक ना पहुँचे, तुम्हारे कानों में सुनाई ना दे। कबहू तो मेरी ये पुकार कान खोली है, कि कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कान खोलेगी। अब देखो कवि को कितना विश्वास है अपने प्रेम पर, वो हर एक चीज़ को उनसे मिलाना चाहते हैं कि मेरी जो पुकार है वो कभी ना कभी तुम्हारे कान जरूर खोलेगी और तुम मुझसे मिलने जरूर आएगी। तो यहाँ वियोग श्रृंगार का चित्रण है कि वियोग, प्रेम के वियोग में वो तड़प रहे हैं, एक बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है उनसे मिलने की। इसका संदर्भ पहले की तरह ही रहेगा, पूर्ववत रहेगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से अवतरित है। अवतरित का मतलब है लिया गया है। इस कवित्व के रचयिता कवि घनानंद हैं। देखो रचयिता में गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं, उसको रचयिता चा पे मात्रा लगा देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, ये शब्द शुद्ध है। प्रसंग बनेगा इसका, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी प्रेम का सुजान के दर्शनों की कामना व्यक्त की है। अपनी प्रेमिका के दर्शन करने के लिए सुजान को उपालंब देते हुए कह रहे हैं। वो उपालंब देते हैं, उनको ताना देते हैं, उलाहना देते हैं। क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि मेरी पुकार सुनकर तुम क्यों मुझसे मिलने नहीं आती, क्यों मेरी तरफ नहीं देखती, कब तक अंगूठी के शीशे में देखने का बहाना करते हुए मेरी पुकार को अनसुना करती रहोगी। मेरी इस हैरानी भरी दशा को देखकर तुम्हारी दृष्टि क्यों विचलित नहीं होती। देखो यहाँ बार बार कवि प्रश्न करता है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न शैली है। मैं भी मौन होकर देखता हूं कि तुम कितने प्रणों प्रतिज्ञाओं का पालन करती हो। अर्थात
कब तक तुम मेरी तरफ नहीं देखोगी? मेरी आह भरी मूकता अर्थात मेरी मौन पुकार सुनकर तुम अपने आप बोलोगी। ये कवि को दृढ़ विश्वास है। हे सुजान, तुम्हें और मुझे इसी बात पर पैज है, अर्थात बहस है कि तुम्हारी यह अनसुना करने की जिद कब तक चलेगी? बहरा बनने का बहाना करने के लिए कब तक कानों में रुई दिए रहोगी? कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कान खोलेगी। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि सुजान, तुम भले ही कितना ही अनदेखा करने का प्रयास कर लो, एक दिन तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। वो सुजान को संबोधित करके कह रहे हैं। तो पूरी जो कविता है उसमें एक प्रश्न शैली है। वो प्रश्न कह कहकर प्रश्न पूछ करके उसे उलाहना देते हैं। विशेष देखते हैं। पहला पॉइंट है, कवि ने नायिका सुजान के हठीले स्वभाव से खिन्न होकर स्वयं भी मौन रहने का प्रण ले लिया है। नायिका, नंबर 2 पॉइंट है, नायिका जानबूझकर घनानंद की उपेक्षा कर रही है, उसे अनदेखा कर रही है। तीसरा पॉइंट है, घनानंद के अनन्य प्रेम का मार्मिक चित्रण है, ब्रज भाषा है, कवित्व छंद है और आनाकानी आरसी। यहाँ देखो आवर्ण की आवृत्ति है, नावर्ण की भी है। कितेक पन पाली हो, यहाँ पवर्ण की आवृत्ति है। टेक टरें, यहाँ टवर्ण की आवृत्ति है। इनमें अनुप्रास अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारे इस चैनल पर सभी पाठों के बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि MCQ और पाठों के प्रश्नोत्तर और अन्य पाठों के भी व्याख्या विश्लेषण देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया है, व्याख्या आपको समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने साथियों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।